हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इससे एसएससी, रेलवे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि 16 महाजनपद को जितने भी इसके टॉपिक हैं सब पर अच्छी नज़र लगाई जाए और इसका संपूर्ण विवरण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप 16 महाजनपद के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना बार हो सके देखिए और फिर आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका विवरण क्या है। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि ये 16 महाजनपद थे क्या। तो इसके बारे में अगर देखें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो ये इसका समय काल क्या है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट। 600 बीसी में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंट चुका था। तो 16 महाजनपदों में बंट चुका था छठी शताब्दी तक पूरी तरह से। टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें बंट चुका था। उसमें इसे प्राचीन इतिहास का, इस काल को प्राचीन इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ये जो 600 बीसी छठी शताब्दी का काल चल रहा था जब 16 महाजनपद थे, तो इसे प्राचीन इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इसमें और देखेंगे तो इस समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इस समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो जो यही समय काल था, छठी शताब्दी का जो समय था, इस समय भारत की सभ्यता और संस्कृति का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए हैं। लोहे की खोज के साथ साथ और जो पहली बार एक राज्य बसाया जा रहा था, तो उसके साक्ष्य यहीं से मिलते हैं कि एक इस तरह का जो महाजनपद था भारत के लिए, वो यही था। अब इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलेंगे? 16 महाजनपद थे, ये हमें कौन बताता है? तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ जो है उसका अंगुत्तर निकाय है वहाँ से मिलता है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये अंगुत्तर निकाय क्या है और भगवती सूत्र क्या है, ये जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक मैप के माध्यम से कि ये राज्य कहाँ पे व्यवस्थित थे। ये जो 16 महाजनपद था ये कहाँ पे शुरुआत में व्यवस्थित था, तो आइए इस मैप के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सबसे ऊपर में देख लेते हैं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और ये देख लो तो यहाँ पे और भारत में यहाँ कंबोज है और गांधार है, ये सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा ये पूरा ये है। उसके बाद आते हैं थोड़ा नीचे तो देखेंगे कि यहाँ कुरु, मत्स्य और सूरसेन, कुरु, मत्स्य और सूरसेन। फिर पांचाल जहाँ के नरेश द्रुपद थे महाभारत काल में, मल्ल, कोसल, वज्जी, अंग, मगध, कोसी, वत्स, अवंती तथा चेदी या चेती भी उसको कहते हैं। तो ये सारे महाजनपद उस समय में थे और ये देख सकते हो किस तरह से पूरा का पूरा भारत में फैला हुआ था। और एक है अस्मक। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था और ये गोदावरी नदी के किनारे ये बसा हुआ जो था अस्मक, वो एकमात्र था जो पूर्ण रूप से दक्षिण भारत में माना जा सकता है। बाकी कोई भी दक्षिण भारत में कोई भी महाजनपद नहीं थे। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ थी और वो राजधानी जो थी और वो जगह जो था वो आधुनिक काल में कहाँ तक है और कौन कौन सी जगह है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें नंबर 1 में तो अंगराज। सबसे पहले कौन सा है? अंग। तो अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी थी चंपा। और आधुनिक भारत में अगर देखें तो कहाँ है? उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर में, उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में। 2 में देखते हैं मगध। मगध जो था सबसे बड़ा साम्राज्य था महाजनपद काल का। तो मगध का राजधानी जो थी वो ग्रीब्रज बोल लें या राजगीर बोल लें, ठीक है। और ये दक्षिण बिहार वर्तमान में पटना व गया में है, ठीक है। तीसरी है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, वर्तमान वाराणसी तथा समीपवर्ती क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश में है। तो आगे और देखेंगे वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? वत्स की राजधानी थी कौसंबी।
वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौसंबी। आधुनिक भारत में ये जो क्षेत्र है इलाहाबाद, इलाहाबाद का अब तो नाम बदल कर रख दिया गया है प्रयागराज, तो अभी इसको हम लोग बोलेंगे प्रयागराज। और यही जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा हमारा जो था ये पूरा वत्स और कौसंबी का क्षेत्र था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं वज्जी। वज्जी के बारे में कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र था। बाकी सब सभी जगह वज्जी और मल्ल को छोड़कर, वज्जी और मल्ल को छोड़कर कहीं भी लोकतंत्र नहीं था, लेकिन वज्जी और मल्ल में क्या था? लोकतंत्र व्यवस्थित था। तो आपको ऐसे सवाल आते रहेंगे कि कौन से ऐसे दो महाजनपद थे जहाँ पे लोकतंत्र था, तो आपका जवाब होगा वज्जी और मल्ल। अब देख लेते हैं इसकी वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वज्जी की राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। मिथिला जो कि मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, और ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। अब देखते हैं कौशल। अब देख लेते हैं कौशल। तो ये कौशल कहाँ पे था और कौशल की राजधानी कहाँ पे थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और ये अभी वर्तमान में अवध यानी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, सातवां है अवंती। अवंती के बारे में यही कह सकते, अवंती दो भागों में बटा हुआ था, एक था उत्तरी अवंती और एक थी दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती जो थी उसकी राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। ये माहिष्मती वही माहिष्मती है जिसका विवरण किया गया है बाहुबली फिल्म में, लेकिन ये माहिष्मती जो था ये पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में था, ये कहीं साउथ में नहीं था। तो माहिष्मती का नाम का जो यूज किया गया है वो कहाँ पे मिलता है हमें? ये मिलता है हमें मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये मालवा, पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र जो था यही था पूरा अवंती का क्षेत्र। और देखते हैं मल्ल। मल्ल जिसके बारे में मैंने बताया कि लोकतंत्र था। मल्ल क्या था? एक लोकतंत्र था। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी कुशावती। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देवरिया जिला जो है वो पूरा उत्तर प्रदेश का भाग ये जो था मल्ल था, इसकी राजधानी थी कुशावती। अब आगे देखते हैं पांचाल। पांचाल नरेश यानी द्रुपद थे ना महाभारत काल में, वही पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहित छत्र। यानी पांचाल में भी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल था। तो अहित छत्र जो था वो था उत्तरी पांचाल की राजधानी, और काम्पिल्य जो थी वो दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। और इसमें देख सकते हैं तो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिले इसमें आते हैं। तो पांचाल के जो भी भाग थे वो आते थे आधुनिक रुहेलखंड, बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के कुछ जिले। ठीक है, अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे चेदी या चेती जो भी बोलते थे इसको, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। ये आधुनिक में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तथा उसके जो सीमावर्ती भाग है वो वाला भाग है। एक है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली वाला भाग आता है। आधुनिक में दिल्ली, मेरठ तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्र, महाभारत क्षेत्र में इसका काफी महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं मत्स्य राज। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और राजस्थान का ये जो आधुनिक क्षेत्र है वो राजस्थान का जयपुर, भरतपुर तथा अलवर का जो क्षेत्र आता है वो इसमें आता है। अभी और देखेंगे कंबोज। कंबोज इसकी जो राजधानी थी वो थी राजपुर या हाटक। जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक फैला हुआ था, जो आपने मैप में सबसे ऊपर देखा था। फिर आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश। आधुनिक ब्रजमंडल ये जो उत्तर प्रदेश। फिर आता है अस्मक। अस्मक के बारे में मैंने बताया कि अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। पोतन या पोटली इसकी राजधानी थी। गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है चारों तरफ वही बोल सकते हैं कि अस्मक की का जो पूरा भूभाग था। अब ये है गांधार। गांधार जो है पूरा रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में। ये तक्षशिला उसकी क्या थी? राजधानी थी। तो गांधार वही जगह है जहां महाभारत काल में दिखाया गया है कि शकुनी मामा है गांधारी, कौरव की माता गांधार की थी। तो ये पूरा जो था 16 महाजनपद उसका जो आपने कैपिटल यानी कि राजधानी, और अभी जो उसका क्षेत्र है वो कहाँ पे है ये आपने पढ़ा। और इसके जो और जब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे अलग अलग महाजनपदों के बारे में तो और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें पढ़ी जा सकती है, वो आगे के आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा जो ये चैनल है, आओ मिलकर कुछ सीखें, इस पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इस पे वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया है, और बच्चों के लिए तो वीडियोज़ जो है ही। अब मैथ्स का, इंग्लिश का, और इसमें धीरे-धीरे करके ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी को भी ऐड करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी मैंने कुछ ही 1 दिन 2 दिन पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो वीडियो डाला है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को, तो आप उसे भी देखते रहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको सारी जानकारी वहाँ से हासिल हो जाएगी, और आगे बहुत सारी वैदिक सभ्यता हो, या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, या आज़ादी की लड़ाई का इतिहास हो, ये सभी आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेल्स में आपको दे दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। आओ मिलकर कुछ सीखें, आपको इसी तरह से बहुत सारी नए ज्ञान की चीज़ें बताती रहेगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सबका ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।